हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मध्यकाल कब से शुरू हुआ, कहाँ तक के ये मध्यकाल चला और इसमें कौन से राजा किन किन वंशों ने भारत पर शासन किया। तो आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। इससे पहले दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास या इतिहास के कालखंडों को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को एक है प्राचीन इतिहास। जो प्राचीन इतिहास हम हड़प्पा सभ्यता, पूरा पाषाण काल सभ्यता यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक और उसके बाद में आपकी महाजनपद, बौद्ध जैन धर्म, इनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम मध्यकालीन भारत जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसमें आज हम इसके बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है। 712 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी से भारत में मध्यकालीन भारत इतिहास स्टार्ट होता है। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात, मतलब भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण यदि मध्यकाल में हुआ तो वो अरबों का आक्रमण था। ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ, जो सिंध प्रांत में हुआ था। मतलब भारत के उत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम यानी कि अफगानिस्तान से लगा हुआ भाग, उस क्षेत्र में यहाँ पर आक्रमण हुआ था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर नामक जो राजा था उस पर, वो हिंदू शासक था, सिंध के क्षेत्र में आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का प्रयास था कि वह ज्यादा से ज्यादा धन को लूटे और इस्लाम धर्म का प्रचार करे। तो आइए हम देखते हैं अरबों का आक्रमण कब हुआ। तो 712 ईस्वी के बाद में मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू हो जाता है, जिनमें हमें ये देखना है कि 712 से 1206 के बीच में 3 प्रमुख जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनमें पहले हैं मोहम्मद बिन कासिम। वे धन को लूटकर इस्लाम धर्म के प्रचार करके वह वापस लौट जाते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में आप सभी जानते हैं, उसके अरबों के आक्रमण के बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। तुर्की आक्रमण ने भारत में एक बड़े मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। इसके आक्रमण से भारतीय संस्कृति में राजनीतिक, धार्मिक और कई प्रकार से परिवर्तन हुए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी जो थे ये यामिनी वंश के थे, अल्पतगीन, सुपुप्तगीन और उसके पुत्र अब मोहम्मद गजनवी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम बता रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार, कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार जब भारत पर आक्रमण किया, इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वह था सोमनाथ का मंदिर, जो 1025 ईस्वी के लगभग में इसने लूटा था। ठीक है, तो ये मोहम्मद गजनवी के बारे में हमें अध्ययन करना है। साथ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम वंश की स्थापना का जो दायित्व जाता है मोहम्मद गौरी को जाता है। मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जो मोहम्मद गौरी हैं, इन्होंने उत्तर भारत में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से 1191 ईस्वी में एक तराइन का युद्ध लड़ा, दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा। पहले में तो यह पराजित हुआ, परंतु दूसरे में 1,20,000 सेना के साथ में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो यहीं पर मोहम्मद गौरी से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बहुत सारे दास हुए जिसमें न एल्दोज हुआ, आपका कुवाचा हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। तो जो ये 3 से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इसी के बाद में हम मध्यकालीन भारत इतिहास में अंतर्गत मोहम्मद गौरी का जो एक गुलाम था, एक दास था, जो भारत में विजय हासिल कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, उसी को मोहम्मद गौरी
जो 1206 में भारत में एक बार युद्ध करके पुनः लौट जाता है तो वो भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या करते हैं? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। यहाँ पर अब दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक के चलती है। इसमें 5 प्रमुख वंशों को हम पढ़ेंगे और जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का वंश था। इस वंश ने की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहाँ कई समय तक, कुछ ही समय तक, 4 वर्षों तक के रहा और चौगान खेलते हुए यहाँ घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के मोहम्मद गौरी से एक प्रश्न ये है कि जब मोहम्मद गौरी का एक बख्तियार काकी नाम का एक सैनिक था, जो सेनापति था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर दिया था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका उत्तराधिकार आराम से बना, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इल्तुतमिश को। तो पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी किस शासक ने बनाया? तो दिल्ली को कौन सा सुल्तान ने बनाया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली के बाद में इन्होंने बहुत सारे तुर्कानी चहलगानी की स्थापना की और बहुत सारा कार्य इन्होंने किया। रुकनुद्दीन फिरोज इसका उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन कुछ ही समय तक के रहा। परंतु इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पहली मुस्लिम शासिका है। इनका कार्यकाल कुछ ज्यादा वर्षों का नहीं था। ये 1236 से लेकर 1240 तक के रहा। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बहराम शाह, महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, जो इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ओपीसी कर जो अपना जीवन यापन करते थे, इनको बलबन के दामाद भी थे। इसके बाद में बलबन, जो ये बलबन नाम है, बलबनी वंश का संस्थापक, ये जो बलबन है इसने गुलाम वंश में सबसे अधिक समय तक के शासन किया। जैसे कि वह नासिरुद्दीन महमूद के राजगद्दी पर होने के दौरान भी वह शासन करते रहा, एवं इसने भी अलग से शासन किया 1266 से लेकर 1286 तक के। इन्होंने, बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया, सिजदा, कबोस, नौरोज, ईरानी त्योहार को मनाया और बहुत सारा इन्होंने कार्य किया। इसके बाद में आता है कैकुबार और एक कैमूस करके भी आते हैं, तो जिनमें हम गुलाम वंश की पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश जो है ये कहां से कब तक चला? तो 1206 से 1290 तक के चला। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो है वो गुलाम वंश। इसके बाद में खिलजी वंश खिलजी क्रांति के बाद में हुआ था, तो इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक रहे हैं। खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने इसके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी हुए। क्योंकि आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के हुलिया प्रथा और सेना स्थायित्व, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इससे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इन्होंने दक्षिण विजय की, इन्होंने राजस्थान पर भी बहुत क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो यहाँ से पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर शिहाबुद्दीन, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, नासिरुद्दीन, खुसरो शाह, ये इनके खिलजी वंश के ये अंतिम शासक रहे जो हिंदू से मुस्लिम बने थे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही अब हम अगला जो हमारा जो अगला वंश है वो तुगलक वंश है। तुगलक वंश की संस्थापक जो है ये है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो 1206 से 1290 तक के रहे गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक के रहे खिलजी वंश। उसके बाद में 1320 तक से 1414 तक के आपके तुगलक वंश रहे। और इस तुगलक वंश से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके
उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक। आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इसी समय इब्न बतूता आता है जिन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। जो इब्न बतूता रहला जैसे किताब का ये करते हैं जिसमें हमें तुगलक वंश की शासन, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमें चर्चा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक, अंतिम गयासुद्दीन द्वितीय, जो तुगलक द्वितीय रहते हैं वो आते हैं, अबूकर्क, नासिरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और अंतिम आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ नासिरुद्दीन द्वितीय जिसको भी कह सकते हैं आप, तो यहाँ पे एग्जाम में तुगलक वंश से प्रश्न बनेगा। इसके बाद में अगला जो वंश आता है वो आता है सैयद वंश। सैयद वंश से भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक के चला। इस मतलब कि ये मान के चलो कि सबसे कम समय तक के शासन करने वाला राजवंश सैयद वंश जो है, इसकी स्थापना खिज्र खां ने की है। यह भी एक चालाकी से खिज्र खां ने अंतिम तुगलक वंश के शासक की हत्या कर सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश जो ज्यादा समय तक के नहीं चला। खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह, महमूद शाह और फिर अलाउद्दीन आराम शाह। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी शासकों को हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किन किन शासकों के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। इसी के बाद में आता है 1451 के बाद में 1451 से 1526 तक के लोधी वंश। लोधी वंश से भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। यहाँ से प्रश्न होगा। इसके बाद में उनके उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी को 1504 के लगभग में जब हम इससे पढ़ते हैं तो जानते हैं कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की नींव रखी थी तो और अपनी राजधानी आगरा को बनाया था सिकंदर लोधी। और इसके उत्तराधिकारी जो हुए हैं इब्राहिम लोधी से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, यानी कि अंतिम सुल्तान था। और इस इब्राहिम लोधी से पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य 1526 में हुआ, जहां पर इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की विजय। इस बाबर की विजय ने यहाँ पर पानीपत की विजय ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करवा दी। यहाँ पर बाबर ने पानीपत का ही युद्ध नहीं जीता, जबकि उन्होंने खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का सभी एक क्रम रूप से युद्ध जीतते गए और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ नींव 1526 से बाबर ने रखी, जो 1530 तक के अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करते रहा। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ। हुमायूं एक लड़खड़ाता हुआ जीवन जीता रहा। यहाँ 2 बार मुगल शासक के रूप में विद्यमान हुआ, 2 बार गद्दी पर बैठा। एक बार तो यहाँ 1530 से 1540 के बीच में रहा। ठीक है, या क्योंकि इसके समकालीन एक बंगाल का शासक था शेर शाह सूरी, उसको भी हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी जो बंगाल का शासक था, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सूरवंश अफगान शासक, तो उसके साथ में हुमायूं के बहुत बार युद्ध हुए। इसमें युद्ध में चौसा का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के दौरान बिलग्राम चौसा का युद्ध, इस दौरान हुमायूं को पराजित होना पड़ा। अब हुमायूं के पराजय के बाद में शेर शाह सूरी ने भारत में बहुत सारे बहुत अच्छे कार्य किए। यहाँ एक श्रेष्ठ राजा में गिने जाती हैं इसका प्रशासन, इसका संरक्षक के रूप में इन्होंने कई चीजों का निर्माण किया, जैसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इन्होंने पैमाने के लिए भी काम किया। इनका जो राजस्व का सिद्धांत था, राजस्व व्यवस्था थी, वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी। तो इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न शेर शाह सूरी से भी पूछे जाते हैं। अब जो है अगला उत्तराधिकारी पुनः हुमायूं आता है 1555 में। अब सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। इसके बाद में अकबर जो है यहाँ पर एक बहुत भारत का मतलब महान सम्राट के रूप में अकबर का यहाँ पर उदय होता है। ये अकबर 1556 के लगभग में ही राजगद्दी पर बैठता है, मुगल शासक बनता है, जो 1601 तक के शासन करता है।
अकबर की कई ऐसी सभी नीतियों के कारण, जिसके कारण उसे एक भारत का महान सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इन्होंने राजपूत के साथ में नीति, सुलह कुल नीति, ठीक है, इनके राजस्व नीति, धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति, सभी के कारण अकबर को महान शासकों की गिनती में गिना जाता है। तो अकबर से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इन्होंने स्थापत्य कला को बहुत आगे बढ़ाया अकबर ने। फिर उसके बाद हमारा एक उत्तराधिकारी जो होता है वो जहांगीर होता है। जहांगीर जो चित्रकला में एक बहुत ही माहिर था, यहाँ सभी चित्रों को बहुत बखूबी से जानता था, पहचान लेता था कि किस कारीगर के द्वारा या किस चित्रकार के द्वारा इसे बनाया गया है। जहांगीर न्याय की जंजीरों के लिए जाना जाता है, तो जहांगीर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। जहांगीर के काल में थॉमस रो और हॉकिंस जो है वो अंग्रेज जो है राजदूत के रूप में भारत में आते हैं और वे यहाँ पर व्यापार करने के लिए मसूलीपट्टनम है और सूरत है, वहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए परमिशन लेने के लिए जहांगीर के दरबार में भी आते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शाहजहां उसका उत्तराधिकारी हुआ। आप सभी जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल की स्थापना की और साथ ही बहुत ही स्थापत्य कला को बहुत सारा ये दिया। लाल किला का निर्माण किया। दिल्ली के लाल किले से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अंतिम जो सम्राट पूछा या मुगल बादशाह के बारे में पूछा जाता है तो वो है औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु जब 1707, यह एक क्रूर प्रकार का निर्दयी शासक था जो शाहजहां के काल में एक उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य बहुत सारा लड़ाई हुई थी। आप सभी को बता दूं कि दारा सिकोह शाहजहां का सबसे धार्मिक बड़ा पुत्र और धार्मिक विचारधाराओं को लेकर रहने वाला एक उत्तराधिकारी था, परंतु औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसकी मृत्यु के बाद इसी के समय में मराठा साम्राज्य का भी उद्भव होता है। मराठा साम्राज्य दक्कन में रहता है, धीरे धीरे वह उत्तर भारत की ओर भी बढ़ता है। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे जो मुगल शासन है, मुगल वंश है, वह पतन की ओर जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसके कई उत्तराधिकारी होते, बहराम शाह, और अंत में 1857 की क्रांति के दौरान में बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे रंगून अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में मध्यकालीन इतिहास का परिचय दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान से रखना है, याद रखना है, आप इसको एक बार लिख लीजिए। इसी के आधार पर हम सभी शासकों का अध्ययन करेंगे और उन शासकों का ज्यादा अध्ययन करेंगे, देखेंगे बारीकी से। जो भी एक फैक्ट, कोई भी फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, और उनका अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल बहुत बखूबी से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।